Hello students, in this video we will continue further with halogen derivative of alkenes. हम लोगों ने SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पढ़े हैं. SN1 में हम लोगों ने कहा था कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. SN2 जब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोगों ने ये कहा था कि अटैक जो होता है वो बैक साइड अटैक होता है एंड बिकॉज अटैक बैक साइड अटैक होता है देयर इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन. आपका जो कन्फिग्रेशन होता है वो उल्टा हो जाता है. Now today we will look at something called as retention of configuration. Now retention of configuration. Now when I say retention मतलब retain करना, मतलब जैसा है वैसा ही रखना. So आपको retention of configuration कब मिलता है? Now if I have to give you an example, let's take this example. So let's say you have CH3, H, let's say this is again CH3 नहीं, ये ड्यूटीरियम है. ओके, CH2Cl एंड आप aqueous KOH ऐड करते हो. नाउ सबसे पहले तो हमें देखना है कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, वेदर इट विल बी SN1 या SN2. सो ये D है, दिस इज ड्यूटीरियम. ना यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 1 2 3 4. तो ये आपका कायरल कार्बन हुआ. यहाँ पे OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है. अच्छा, हमें पता है OH माइनस ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा. क्लोरीन इस कार्बन एटम को अटैच्ड है तो ये आपका अल्फा कार्बन हुआ. अब ये देखो ये कौन सा डिग्री है, बिकॉज इट इज अटैच टू ओनली वन मोर कार्बन एटम दिस बिकम्स योर 1 डिग्री. सो आपका सबस्ट्रेट जो हुआ दैट इज 1 डिग्री RH अल्काइल हैलाइड. नाउ व्हेनेवर योर सबस्ट्रेट इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमें पता है कि SN2 रिएक्शन होता है. तो ये SN2 रिएक्शन होगा. SN2 रिएक्शन होगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा बैक साइड से एंड Cl हट जाएगा एंड यू विल गेट CH3CHD, ये स्टार है, CH2OH. ओके, ना सबसे पहले तो कि यहाँ पे ये कार्बन एटम ये कायरल नहीं है क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ये 2 हाइड्रोजन एटम सेम हो गए. तो बिकॉज इट इज नॉट कायरल यहाँ पे OH आप इस साइड पे दिखाओ या इस साइड पे दिखाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इट विल नॉट मैटर बेसिकली. ओके, ये जो इन्वर्जन होता है हम लोग इन्वर्जन की बात तभी करते हैं व्हेन द अटैक टेक्स प्लेस ऑन कायरल कार्बन. Because this carbon atom, I repeated, ये carbon atom this is non-chiral. Chiral. So अब chiral non-chiral है तो यहाँ पे हम लोग inversion की बात ही नहीं करते. Okay, fine. So SN2 mechanism होगा, Cl निकलेगा and this will be replaced by OH. Now आपका जो chiral carbon है वो तो ये है ना, this is your chiral carbon. And chiral carbon पे तो कोई अटैक हो नहीं रहा है. कायरल कार्बन पे कोई अटैक हो नहीं रहा, तो आप अगर जो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिलेटिव अरेंजमेंट सारे ग्रुप्स का सेम ही है. इस कार्बन पे CH3 लेफ्ट हैंड साइड पे था, प्रोडक्ट में भी CH3 लेफ्ट हैंड साइड पे है, H ऊपर है, D नीचे है, यहाँ पे भी D नीचे है, और ये बड़ा ग्रुप राइट हैंड साइड पे, ये बड़ा ग्रुप राइट हैंड साइड पे है. सो यहाँ पे व्हाट वी से इज बिकॉज अरेंजमेंट अराउंड दिस कार्बन एटम हैज नॉट चेंज्ड. Arrangement around chiral carbon has not changed. Arrangement around chiral carbon has not changed. Now because arrangement around chiral carbon has not changed, हम लोग ये कहेंगे कि इसका कन्फिग्रेशन जैसे यहाँ पे था वैसे ही इसका कन्फिग्रेशन यहाँ पे है. ओके, कन्फिग्रेशन मतलब कि रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स has not changed. Arrangement around chiral carbon has not changed. अच्छा, now ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर भी कायरल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके अंदर भी कायरल कार्बन है. तो क्या दोनों का रोटेशन सेम होगा क्या? आंसर इज नो. द रीजन इज बिकॉज कि ये 2 अलग कंपाउंड्स है ना, इसमें तो Cl है, इसमें OH है. सो बोथ दीज कंपाउंड्स विल हैव डिफरेंट रोटेशंस. When I say retention of configuration, retention का मीनिंग ये नहीं होता they will have equal rotation, ऐसा नहीं है. ये ऐसा भी नहीं है कि ये अगर जो लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है तो ये भी राइट हैंड साइड पे रोटेट करेगा, ये जरूरी नहीं. दिस कैन बी प्लस और दिस कैन बी माइनस.
ओके, व्हेन आई से रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, इसका मीनिंग बस ये होता है कि इस कार्बन एटम के अराउंड ग्रुप्स का अरेंजमेंट जैसे था वैसे ही इस कार्बन एटम के अराउंड ग्रुप का अरेंजमेंट वैसा ही है. सो व्हाट कैन आई से, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन कब मिलेगा? यू गेट रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन इन टू केसेस. वन, इफ द अटैक इज नॉट ऑन कायरल कार्बन, तो आपका कायरल कार्बन अनअफेक्टेड होगा तो अरेंजमेंट ऑफ atoms around this chiral carbon will remain same. So retention of configuration कब मिलेगा? First case is, you have to remember this. Okay, attack is not on chiral carbon. If the attack is not on chiral carbon, you will get retention of configuration. सेकेंड केस में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन कब मिलेगा? यू विल गेट इट व्हेन, लेट्स से ऐसा कुछ है, CCl, DH एंड CH3, ओके, एंड aqueous KOH, एंड समहाउ या कोई और रिएजेंट आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा. एंड समहाउ, अब कैसे हम लोग आगे जाके शायद कोई ऐसे रिएक्शंस आएंगे जहां पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे, बट समहाउ अगर जो आप ये मैनेज कर पाते हो कि न्यूक्लियोफाइल अगर जो सेम साइड से अटैक करता है, इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द सेम साइड, इन दैट केस व्हाट यू विल गेट इज CH3, DHOH. सो आई विल से रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन आपको कब मिलेगा? यू विल गेट रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन इफ, so when the attack is from the same side as the leaving group, what you get is you get a similar configuration, retention of configuration. आप starting compound देखो और ये देखो, CH3D और H जिस तरह से arranged है, यहाँ पे भी उसी तरह से arranged है. Cl राइट हैंड साइड पे था, OH भी राइट हैंड साइड पे ही है. आपको ऐसा कब मिलता है? यू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग ड्यूरिंग SNI मैकेनिज्म. अब नाउ दिस इज समथिंग दैट इज नॉट देयर इन योर 12th स्टैंडर्ड, मतलब स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभार नीट या जेई में ये पूछा जाता है. सो SNI मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है? SNI मैकेनिज्म में I स्टैंड्स फॉर इंटरनल. सो इन दिस केस जो न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट न्यूक्लियोफाइल इज नॉट एक्सटर्नल. यहां पे कैसे ये न्यूक्लियोफाइल अलग एक है ना, इसी कंपाउंड का पार्ट नहीं है. But when we say SNI mechanism, your nucleophile is an internal part of the compound. And when nucleophile is an internal part of the compound, तो जो attack होता है वो same side से होता है. Okay. Now to give you an example, हम लोगों ने preparation of alkyl halides में एक method देखी थी, ROH with SOCl2. What you get is RCl plus HCl प्लस SO2. एंड हम लोगों ने कहा था ये बेस्ट मेथड होती है. द रीजन इज बिकॉज SO2 एंड HCl आर फॉर्म्ड इन गैसियस स्टेट, दे एस्केप आउट एंड आपको प्योर RCl मिलता है. ओके, नाउ ये मैकेनिज्म कौन सी मेथडोलॉजी या किस टाइप का मैकेनिज्म होता है, SN1, SN2, SNI, ये डिपेंड करता है कि आप और क्या यूज करते हो SOCl2 के साथ. So now there are two possibilities. Let's consider a compound which is of this type. Okay, let's say you have OH, you have H, you have D and you have CH3. Okay, आप SOCl2 with pyridine, अगर जो आप pyridine भी साथ में यूज करते हो तो क्या होता है, यहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है. एंड SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है तो हमें पता है SN2 में इन्वर्जन होगा. SOCl2 में क्या होता है, ये क्लोरीन जो है ये OH को रिप्लेस करता है. सो OH विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड बिकॉज दिस इज SN2 मैकेनिज्म, अटैक जो होगा वो पीछे वाले साइड से होगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा DCH3. H अब आप ये साइड पे बनाओगे एंड Cl ये साइड पे बनाओगे, you will get inversion. बट आप अगर जो बस SOCl2 यूज करते हो या SOCl2 इन द एब्सेंस ऑफ pyridine, जब pyridine ना हो, you can also have ether over here.
बस pyridine नहीं होना चाहिए, absence of pyridine. So in the absence of pyridine क्या होता है कि mechanism जो follow होता है that is SNI mechanism. And हम लोगों ने देखा है कि SNI mechanism में attack is from the same side. What you get is retention of configuration. तो यहाँ पे what you will get is you will get this H D CH3 Cl. अब दोनों में डिफरेंस देख रहे हो. नाउ ये दोनों वैसे देखने जाओ तो यहाँ पे यू आर गेटिंग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये केस में यू आर गेटिंग रिटेंशन, क्योंकि जिस साइड पे OH था उसी साइड पे Cl है. सो व्हाट वी गेट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, यू विल गेट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. फाइन. सो नाउ आपको अब ये पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में तीन पॉसिबिलिटीज है. आइदर यू कैन गेट अ रेसिमिक मिक्सचर, और यू कैन गेट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और यू कैन गेट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बहुत ही कम एग्जांपल्स है. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कब मिलता है? जब SN2 मैकेनिज्म होता है तब इन्वर्जन मिलता है, जब SNI होता है तब रिटेंशन मिलता है, एंड जब SN1 होता है तब आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फाइन. अब हम लोग वो देखते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स. वन इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि रिएक्शन SN1 फॉलो करेगा या SN2 फॉलो करेगा. इसके लिए हम लोग तीन फैक्टर्स देखते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सेकेंड फैक्टर इज stability of carbocation, and third factor that we look at is strength of nucleophile. ये तीन फैक्टर्स पे हम लोग फोकस करते हैं. हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूक्लियोफाइल अगर जो स्ट्रॉन्ग है तो SN2 होगा, कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो SN1 होगा. अब हम लोग सॉल्वेंट देखते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, पोलर एंड नॉन पोलर. अब पोलर में भी दो टाइप्स होता है, पोलर प्रोटिक एंड अप्रोटिक. नाउ उस पे जाने से पहले पोलर एंड नॉन पोलर का मीनिंग आपको पता है. पोलर वो होता है कि जहां पे देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, जैसे H2O के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ऑन हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्जेस ऑन ऑक्सीजन, चार्ज सेपरेशन होता है. मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर होता है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होता है कि जहां पे देयर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन, जैसे बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट. अब पोलर सॉल्वेंट में भी दो टाइप्स होता है, प्रोटिक एंड अप्रोटिक. नाउ व्हेन आई से प्रोटिक का मीनिंग ये होता है कि जिनके अंदर H+ आयंस होते हैं. ओके, सो जैसे एग्जांपल है H2O. You can see that this hydrogen has a positive charge, so this becomes a protic solvent. Alcohol CH3OH, this becomes a protic solvent. Okay, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, जिनके अंदर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता. दिस हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट. सो से फॉर एग्जांपल DMSO, दिस इज बेसिकली योर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, नाउ SN1 एंड SN2 कैसे अफेक्ट होता है इनके वजह से वो देखता है. नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव न्यूक्लियोफाइल. हमें ये पता है कि न्यूक्लियोफाइल अगर जो स्ट्रॉन्ग है तो SN2 मैकेनिज्म होगा. मान लो आपका सॉल्वेंट जो है, ये सॉल्वेंट लेट्स से दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. Now if it is polar protic solvent, let's take an example of H2O. So ये H and हाइड्रोजन पे you have a plus charge. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे you have a minus charge. अब क्या होगा, बिकॉज यू हैव अ प्लस चार्ज ओवर हियर, यहाँ पे इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना स्टार्ट होंगे ना. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स, सम पार्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन टू हाइड्रोजन ना. आई रिपीट दिस,
न्यूक्लियोफाइल हैज गॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, जब हम लोग H2O की बात करते हैं तो H2O पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन को देगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर जो हाइड्रोजन को देगा तो न्यूक्लियोफाइल पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा ना। अब अगर जो इस पे ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो इससे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसेस। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल reduces in the presence of polar protic solvents। अब न्यूक्लियोफाइल की अगर जो स्ट्रेंथ रेड्यूस हो गई तो SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है। SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। सो इस केस में देयरफॉर SN1 इज फेवर्ड। ठीक है, सो आई कैन से दैट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स SN1 इज फेवर्ड। ये आपको याद रखना है। और एक रीजन और एक एडवांटेज ये होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो अगर जो आपको SN1 मैकेनिज्म का पहला स्टेप अगर जो आपको याद हो तो ऐसा कुछ होता है CH3 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 Br। स्टेप 1 में ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। सो व्हाट यू गेट इज CH3 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 plus and Br minus। okay, now in this case because this is very very large in size, see normally क्या होता है, कोई भी कैटायन होता है तो उसके आसपास ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर देता है इसको, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर होती है एंड ये इसको डोनेट करता है। ओके, सो इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं, या कोई और सॉल्वेंट हो तो आप इसको कहोगे सॉल्वेशन। नाउ सॉल्वेशन का जो प्रोसेस होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो साइज जितनी बड़ी होगी उतना आपका सॉल्वेशन कम होगा। ओके, अब यहां पे आप देखो ये कार्बोकैटायन इट इज वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, एंड बिकॉज दिस इज वेरी लार्ज इन साइज यहां पे सॉल्वेशन जो होगा दैट विल बी वेरी लेस, वेरी लेस। ठीक है, तो अब ये तो सॉल्वेट हो नहीं सकता, तो बस ये जो आपका एनायन है यही सॉल्वेट हो सकता है। एनायन इज सॉल्वेटेड। ओके, नॉर्मली क्या होता है, हमेशा कैटायन छोटा होता है। नॉर्मली बिकॉज कैटायन छोटा होता है तो कैटायन बहुत सॉल्वेट होता है, बट बिकॉज यहां पे आपका कैटायन बहुत बड़ा है तो कैटायन उतना सॉल्वेट नहीं होगा। एनायन विल गेट सॉल्वेटेड। अब एनायन को सॉल्वेट करने के लिए Br पे माइनस चार्ज है। अब मान लो आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, तो इस तरह से ये बॉन्ड्स बन सकते हैं ना। एंड बॉन्ड्स बनेंगे तो क्या होगा, Br माइनस विल गेट मोर सॉल्वेटेड। ये इस तरह से बहुत ज्यादा सॉल्वेट हो जाएगा। बहुत सॉल्वेट होगा तो दिस विल गेट स्टेबिलाइज्ड। एंड हमें ये पता है कि अगर जो कोई चीज स्टेबिलाइज होती है तो आराम से बन जाती है वो चीज, तो ये रिएक्शन आपका आराम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज इफ यू हैव अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें H+ आयंस प्रेजेंट होता है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, एनायन को बहुत ज्यादा सॉल्वेट कर देता है। एनायन इज सॉल्वेटेड ड्यू टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड बिकॉज इट इज सॉल्वेटेड ड्यू टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपका ये फर्स्ट स्टेप जो है इट कैन इजीली गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड बिकॉज फर्स्ट स्टेप कैन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ये SN1 mechanism can happen easily. So I'll say SN1 mechanism is favored. SN1 is favored. So now I can say this polar protic solvent अगर जो present है polar protic solvent present है तो SN1 mechanism is favored. There are two reasons for it. One reason is nucleophile becomes weak, and the second reason is anion gets solvated. Is this fine? So I hope you have understood the role played by polar protic solvent.
वही अगर जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ये भी इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, ये इफेक्ट भी नहीं दिखेगा, तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म होगा. सो इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपको SN2 मैकेनिज्म दिखाई देगा. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स लुक एट समथिंग कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन. अब फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? So if you consider this compound has a chiral carbon because it is attached to 4 different groups. Now यहाँ पे ये CH3 and C2H5 इनको बनाने के लिए मैंने सिंपल से बॉन्ड्स बनाए हैं. So यहाँ पे what I say is CH3 and C2H5 they are in the same plane. In same plane. मैंने ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. ये जो बॉन्ड है डी के साथ, ये मैं आपको डैश के फॉर्म्स में दिखाता हूं. राइट, आई एम शोइंग इट इन द फॉर्म ऑफ डैश. इसको डैश बॉन्ड कहता है. सो डैश रिप्रेजेंट करता है डी इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर. बिहाइंड द प्लेन. एंड ये जो वेज है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, इसको कहा जाता है वेज बॉन्ड. ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड जो प्लेन के ऊपर है, मतलब आगे की तरफ है. सो H इज अबव द प्लेन. अच्छा, अब इसका आप फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हो? फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है. आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखो, इस कोई तो एक डायरेक्शन से देखो, ताकि D और H आपको आपकी तरफ दिखे. D एंड H आपको आपकी तरफ आते हुए दिखे. ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मॉलिक्यूल को ये साइड से देखोगे. ओके, जैसे आप मॉलिक्यूल को जब ये साइड से देखोगे तो क्या होगा कि आपको ऐसा दिखाई देगा D एंड H आपकी तरफ आ रहा है. करेक्ट. एंड डी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा, एच जो है वो आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा आपके. तो इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है? फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो बॉन्ड्स है विच आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यहां से एक ऐसी सीधी लाइन बनाता है. ओके. फिर ये जो कायरल कार्बन है उसको, उसके लिए बीच में एक डॉट बना देता है. एंड यहां पे हम लोग एक क्रॉस कर देता है. So basically what we do is we make a cross and ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन ये कायरल कार्बन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अब आप ऊपर से देखोगे, यहां से CH3 ऊपर है एंड आप ऐसे और ऐसे आते हैं तो C2H5 नीचे है. सो ये जो भी प्लेन पेपर के प्लेन में ना, आप उनको ऐसे सीधा ही बनाओगे. ओके. अब जब आप ये साइड से देखते हो तो आपको D लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देता है और H राइट हैंड साइड पे दिखाई देता है. तो D लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप D लेफ्ट हैंड साइड पे बनाओगे और H राइट हैंड साइड पे बनाओगे. ओके. सो फिशर प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन आप, इट्स बेसिकली लुकिंग एट द मॉलिक्यूल फ्रॉम सच अ साइड सो दैट द टू ग्रुप्स अपीयर एज इफ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू. आप मॉलिक्यूल को एक ऐसे साइड से देखते हो सो दैट ये दो ग्रुप्स ऐसा दिखेगा कि आपको आपकी तरफ आ रहे हैं. ना जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो अब हम लोग इसको, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन बन गया ना. एक बार ये आपका फिशर प्रोजेक्शन बन गया, इसके बाद व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो बॉन्ड्स होते हैं, आप जब ऐसे देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ना ये आपकी तरफ आ रहा है. सो H and D are coming towards you, are coming out. So Fisher projection is nothing but drawing a molecule by looking from this side. Okay. So H and D are, आप जब ये साइड से देखोगे तो आपको लगेगा H and D आपकी तरफ आ रहा है. So ऐसे H and D are coming out of the plane. So इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, प्लेन से बाहर आ रहा है ना, तो ये ऐसे H एंड D, ये दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको ऐसे दिखाई देगा, तो बाहर आ रहा है आपकी तरफ. एंड आप अगर जो यहां से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा CH3 एंड C2H5 पीछे की तरफ जा रहे हैं.
तो CH3 एंड C2H5 ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ जो भी होता है उसको हम लोग डैश से बनाते हैं. तो आई जस्ट ड्रॉ दिस इज CH3 एंड दिस इज C2H5. सो यहाँ पे CH3 and C2H5 are going behind the plane. सो इसको यूज करके हमने फिशर प्रोजेक्शन बनाया. फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि या दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड ये जो होता है ऊपर वर्टिकल लाइन पे जो दो ग्रुप्स होते हैं वो ऐसा होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, दे आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर. सो आई होप आप ना इस पार्ट को वापस रिवाइंड करके समझो कि इससे ये हम लोगों ने ये कैसे बनाया. आई टेक वन मोर एग्जांपल. अच्छा, सो अब ये मॉलिक्यूल है और आपको इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है. नाउ फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं. ओके, नाउ कौन कौन से एटम्स एक ही प्लेन में. सो ये कायरल कार्बन है आपका, ये कायरल कार्बन है, इसके अंदर अब दो कायरल कार्बन्स हैं. सो व्हेन यू हैव टू कायरल कार्बन्स आप दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे. ऊपर से जो जो मॉलिक्यूल्स इस प्लेन में है आप यहां से बनाना स्टार्ट करोगे. सो दिस इज CH3, फिर ये वाला ये कार्बन एटम हुआ, फिर ये वाला ये कार्बन एटम हुआ, एंड दिस इज C2H5. ठीक है ना. अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ इफ यू लुक एट दिस कार्बन एटम, H एंड F आप कैसे बनाओगे. तो आपको इस कार्बन एटम को ऐसे साइड से देखना है जहां से आपको H और F आपकी तरफ आते हुए दिखे. नाउ ये H एंड F आपकी तरफ आते हुए तब दिखेंगे अगर जो आप इस साइड से इसको देखोगे ना. आप जब इस साइड से इसकी तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा H राइट हैंड साइड की तरफ है और आपका F लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है. तो H राइट हैंड साइड की तरफ एंड F लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये आपको मिलेगा. सिमिलरली आप अगर जो यहां पे आते हो तो यहां पे आप आओगे तो आपको इसको कौन से साइड से देखना होगा. आपको इस कार्बन एटम को ये साइड से देखना होगा. ताकि आपको ऐसा लगेगा H और F आपकी तरफ आ रहे हैं. अब यहाँ पे H लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और F राइट हैंड साइड की तरफ है. तो H लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो यहाँ पे H ऐसे होगा और F ये साइड पे होगा. सो दिस बिकम्स योर फिशर प्रोजेक्शन. अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या दिखाता है. फिशर प्रोजेक्शन में जब हम लोग बनाते हैं तो इट टेल्स यू दैट दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, and CH3 and C2H5 they are going behind the CH3 and ये ग्रुप ये पीछे की तरफ जा रहा है. So this is going behind and this entire group is going behind. ठीक है. So यहाँ पे हम लोग फिर ये ऐसे दिखाता है C ये आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आप इसको ये साइड से देख रहे हो ना. तो H and F एंड यहाँ पे ये CH3 ऐसा है एंड यू वुड हैव C, F, H एंड C2H5 ये पीछे की तरफ. ठीक है. सो आई होप या वैसे ही हम लोग इस कार्बन एटम के लिए भी ऐसा ही डायग्राम स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सो आई होप आपको ये समझ में आया कि फिशर कैसे बनाया जाता है फ्रॉम नॉर्मल टू फिशर. ओके, अब इसका यूज कहाँ पे होता है. जैसे SN1 मैकेनिज्म है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से आपका स्टार्टिंग कंपाउंड ये है. लेट्स से दिस इज CH3, दिस इज C2H5, दिस इज C3H7 एंड दिस इज लेट्स से Cl. एंड आप aqueous KOH ऐड करते हो. आप aqueous KOH ऐड करते हो. आपको पता है ये कार्बन एटम ये 3 डिग्री कार्बन एटम है. ठीक है. क्लोरीन इसको अटैच्ड एंड दिस इज 3 डिग्री. सो बिकॉज दिस इज 3 डिग्री कार्बन एटम SN1 मैकेनिज्म ही होगा. एंड SN1 मैकेनिज्म में हमें पता है रेसिमिक मिक्सचर बनता है. रेसिमिक मिक्सचर बनता है तो ये रेसिमिक मिक्सचर आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे. के प्रोडक्ट्स ये होंगे. एक इसमें CH3, C3H7, C2H5
एंड ये आपको OH माइनस देगा, यू विल हैव OH एंड एट द सेम टाइम आपको और एक प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पे कन्फिग्रेशन उल्टा हो जाएगा। तो उस केस में OH यहाँ पे आ जाएगा, you will have C3H7 over here, you will have CH3 and C2H5 over here. So ये दोनों हो गए आपके enantiomers। एक अगर जो D होगा, if one is D, second one would be L. So in SN1 mechanism अगर जो SN1 हो रहा है तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। What you will get is basically a racemic mixture, आपको racemic mixture मिलेगा, ओके। एंड वही अगर जो SN2 होगा, लेट्स से इफ यू हैव ओनली SN2, इसमें तो SN2 पॉसिबल ही नहीं है, बट मान लो अगर जो SN2 होता, हम लोग एक हाइपोथेटिकल केस अज्यूम करते हैं कि इमेजिन करो कि बस SN2 होता, तो SN2 में हमें पता है बस हमेशा कन्फिग्रेशन आपका उल्टा हो जाता है, तो आपको दो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। OH अब उल्टे साइड पे होगा, C3H7 यहाँ पे होगा, CH3 यहाँ पे होगा एंड C2H5 जो है वो यहाँ पे होगा। सो SN2 में यू विल ओनली गेट इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, एंड सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। SN1 में what you will get is you will get enantiomers, you will get pair, fine। SN2 में ये inverted product, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन पे वैसे कम क्वेश्चंस आता है, बस आपको ये समझना जरूरी है कि SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा तो आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, एंड SN1 में बिकॉज रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, आपको दोनों पॉसिबिलिटीज है, आपको सेम कन्फिग्रेशन भी मिलेगा और आपको इन्वर्टेड भी मिलेगा, दोनों इक्वल अमाउंट्स में फॉर्म होंगे, तो इससे आपका मिक्सचर जो होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। यहां पे हमारा ये जो चैप्टर है हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स ये खत्म होता है। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस आप अपने एंड पे ट्राई आउट करो, ठीक है। थैंक यू।